अ, नमस्कार सर। नमस्कार रवि कुमार सर। हाय 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 हाय, गुड आवाज इवनिंग। आ रही है? नमस्कार। हाय। पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अ, रवि कुमार सर एक ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन्होंने कॉमनवेल्थ 2010 में गोल्ड जीता था और 2014 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी सिल्वर मेडल जीता था। इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है जगह जगह और भारत का नाम रोशन किया है। रवि सर उड़ीसा से आते हैं और ये ब्रह्मपुर गंजम डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो गंजम डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा जगह है इंडिया में जहाँ पे आप पाएंगे कि एक ऑलिव टर्टल तरह की कछुआ पाया जाता है और जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है और कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस शो में खेल गांव के खेल चौपाल में इनका स्वागत करता हूँ। सर आपका स्वागत है। और सर थैंक यू। कैसे हैं आप सर? बस अभी ठीक हो। और यहाँ का तो माहौल थोड़ा सा अभी धीरे धीरे सुधर रहा है, क्योंकि गंजाम पूरा रेड जोन में था। अभी धीरे धीरे अभी ग्रीन जोन में आने लगा है। जी और स्पेशली अभी हमारे जिम सेक्टर भी सारे खुल गए हैं। जी 5 तारीख से हमें परमिशन मिल गया है। और सब नॉर्मल चल रहा है अभी। और मंडे कल से हमारा जो टाइमिंग है, जो पहले मॉर्निंग 7 to इवनिंग 4 o'clock तक ही था, और कल से वो रिवाइज होके अप टू 8 o'clock तक उन्होंने रिलैक्स दे दिया है। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। ये जो महामारी का जो टाइम है, वो जल्दी से जल्दी सबका पूरे दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से चला जाए करके ये पे दुआ करते हैं हम। जी सर, हमारी सबकी यही दुआ है कि कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो और सारे जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जो बंद हुए हुए हैं सारे खुलें और हमारे खिलाड़ी और सारे किसान सारे जो भी हैं जहां जहां काम करते थे वो काम पे पहुंचे और ताकि हम लोग उसी रफ्तार से आगे बढ़ें। सर हम लोग यहाँ पे सवाल शुरू करते हैं। सर पहला सवाल सर आपसे। सर आपने कैसे सोचा कि आपको वेट लिफ्टिंग ही करनी है और कुछ नहीं करना है, वेट लिफ्टिंग करनी है? सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैंने जब गेम स्टार्ट किया था, मैंने ये सोच के गेम स्टार्ट नहीं किया था कि मैंने वेट लिफ्टिंग करना है करके। जी मैं एक जैसे कि मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, तो थोड़ा बहुत जिम का शौक था, तो इसलिए मैं जिम ज्वाइन कर लिया था। हमारे बरहमपुर में एक गंजाम बरहमपुर में हनुमान वीर हनुमान सर्कस फिजिकल इंस्टीट्यूट करके एक बहुत बड़ा क्लब है। यहाँ से काफी इंटरनेशनल प्लेयर्स, मुझे मिला के 2 अर्जुन अवार्ड भी उसी क्लब से हैं। और तो वहां पर मैंने सिर्फ ऐसे ही एक बॉडी बिल्डिंग के शौक से मैंने ज्वाइन किया था। बट जी वहाँ का जो एक कोच है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप वेट लिफ्टिंग करो तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। और तो उन्होंने कहा कि एटलीस्ट आप एक समर कोचिंग कैंप से ज्वाइन स्टार्ट करो। तो मैंने ऐसे ही समर कोचिंग कैंप 21 दिन का होता है हमारे क्लब में, तो मैंने उसमें ज्वाइन किया। और वेट लिफ्टिंग वहां से मेरा करियर स्टार्ट हुआ। बट जी 10th के एग्जाम के चक्कर में मैंने सिर्फ वो समर कोचिंग कैंप अटेंड करने के बाद मैंने फिर से अपना पढ़ाई पे मैं लग गया था, छोड़ दिया था मैंने गेम। तो ऐसे मैंने स्टार्ट हुआ था मेरा, मतलब ऐसे मैंने चूज किया था वेट लिफ्टिंग को। अच्छा। प्री प्लान नहीं था मतलब? नहीं, कोई प्री प्लान नहीं था। मैं एक नॉर्मल जिम जाता था, क्योंकि घर में थोड़ा शैतानी ज्यादा करता था। तो मम्मी ने कहा कि आप बाहर जो रास्ते में खेलते थे हम लोग, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो सभी जो आस पड़ोस के सभी मिलके रास्ते में ही खेलते थे, हम्म, तो वो देख के मम्मी चिढ़ते थे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आप जिम ज्वाइन करो, और आप चाहे जो जितना आवर आप बाहर खेलते हो तो आप जाके जिम करो। तो उसके हम्म। चक्कर में मैंने जिम ज्वाइन किया, और वहीं से मेरा वेट लिफ्टिंग भी करियर वहीं से स्टार्ट हुआ। सर मैंने आपका वीडियो देखा जब मैं 11th क्लास में था। मुझे याद है कि उस समय वेट लिफ्टिंग मेरे लिए बहुत नया हुआ करता था और मैं देखना शुरू किया था। मुझे टर्म्स के बारे में नहीं पता था वेट लिफ्टिंग क्या होता है। लेकिन जब मैंने देखा तो आप उस समय गोल्ड मेडल जब जीत रहे थे, मैंने देखा कि पहला आप खिलाड़ी थे जिसके लिए इतना एप्लॉज मिला था। सबसे लंबा एप्लॉज आपके लिए था सर? ये 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बोल रहे हैं जी आप शायद। 2010 दिल्ली। तो एक्चुअली ये था कि एक तो सबसे बड़ी मेरा लाइफ का वो एक बहुत बड़ा इवेंट था मेरे लिए,
जी। और दूसरा, इंडिया के लिए एक गोल्ड मेडल इसलिए वहां पर ज्यादा महत्व ये इसलिए था क्योंकि उससे पहले दिन का जो कैटेगरी थे 62 कैटेगरी, उसमें हमारे दोनों मेडल मिस हो गए थे। तो पूरे इंडिया का जो फोकस था 69 कैटेगरी के ऊपर, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि कुछ भी हो जाए, मैं इंडिया को मैंने रिकॉर्ड के साथ, सिर्फ गोल्ड मेडल नहीं, रिकॉर्ड के साथ मैंने गोल्ड मेडल दूंगा करके मैंने प्रॉमिस किया था। तो जैसे ही मैंने लास्ट लिफ्ट मैंने क्लियर किया 175 क्लीन एंड जर्क और 146 स्नैच, तो उस टाइम इंडिया का जो भी, जो वहां पर जो प्लेयर्स थे या जो भी ऑडियंस थे, पूरे देश में जितने भी लोग थे वहां पर, उन सभी ने इतना अच्छे से मेरा सम्मान किया था और इतना अप्रोच, मतलब तालियां दिया था मेरे लिए कि मेरे लिए एक वो, मतलब सबसे, मतलब इंडिया के लिए बहुत बड़ा ये था, उस दिन चैलेंज का दिन था, तो इसलिए मेरे लिए बहुत बड़ा वो दिन था मेरे लिए भी। हम्म, उत्साह देखने लायक था उस दिन। मैंने सभी लोग का उत्साह देखा और मेरे ख्याल से उस दिन के बाद से वेट लिफ्टिंग के लिए यूथ में थोड़ा क्रेज भी चेंज हुआ। उस दिन के बाद से उत्साह नहीं, और बढ़ता चला गया। हाँ नहीं, हमारा, हमने जो वादा किया था कि आउट ऑफ 15 हम लोग 11 मेडल्स दिए थे, तो हमारा टारगेट जी। था एटलीस्ट आउट ऑफ 15 टू 14 मेडल्स हमारे होने थे। बट जो दो हम्म, मेडल्स मिस हुए, तो उसके हमने बहुत ही दुखी था। बट ओवरऑल हमारा परफॉर्मेंस वहां पर बहुत ही अच्छा था। और वेट लिफ्टिंग का उसके बाद से हमारा वेट लिफ्टिंग, जो सहदेव यादव है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, तो उन्होंने काफी हमें सपोर्ट किया उसके बाद से, और आज तक उनका काफी अवदान है उस पे वेट लिफ्टिंग को लेकर। तो ये कहूंगा कि 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद हमारा वेट लिफ्टिंग का जो फ्यूचर है, जो हमारा ट्रेंड है, वो सब कुछ बदल गया। और हम लोग का जो भी अपकमिंग जो प्लेयर्स होते हैं, आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही कुछ प्लस में ये हो रहा है, काम हो रहा है। सर मेरा एक सवाल है सर। हम लोग कॉमनवेल्थ में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे मुझे याद है 2010 के कॉमनवेल्थ में इतने सारे मेडल्स, वेट लिफ्टिंग का मेरे ख्याल से शेयर सबसे ज्यादा था। उसके बाद यस। जब हम बात करें 2014 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ में, तो वहां भी हम लोग ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और हम हाईएस्ट मेडल टैली वेट लिफ्टिंग में थे, वेट लिफ्टिंग में। यस। उसके बाद यस। यस। जब हम ओलंपिक की बात करते हैं तो ओलंपिक में हम लोग कहाँ मिस हो जाते हैं? क्या हमारा प्रैक्टिस या फिर क्या हमारा उस तरह का स्ट्रेटजी नहीं होता, या फिर स्टाइल का डिफरेंस है? और क्या डिफरेंस है अगर वो है भी तो? देखिए, अगर सोचें, अगर हम इक्वल करते हैं, तो जो बाकी कंट्री के, जैसे कि चाइना के साथ हो या ईरान पेयर के साथ हो, मतलब मोस्टली एशियन कंट्रीज के साथ, हम भी एशियन कंट्री में आते हैं। बट कुछ ऐसे एशियन कंट्रीज है कि वेरी डेवलप्ड कंट्री है, और उनका जो स्पोर्ट्स, जो डॉक्टर्स होते हैं, और उनका स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी जो होते हैं, जो स्पोर्ट्स उनको सपोर्ट किया जा रहा है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट किया जा रहा है, मैं सोचूंगा कि हमारे यहाँ पर कई जगहों में हम लोग बहुत पीछे हैं अभी भी। बट हमारा ट्रेनिंग का कोई कमी नहीं है। हम लोग, हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, मैं सिर्फ वेट लिफ्टिंग के बारे में नहीं बोलूंगा, पूरे जितने भी हमारे ओलंपिक इवेंट्स जो इंडिया में जो रिप्रेजेंट करते हैं, उन लोग का मेहनत किसी भी एक 1% भी वो छूटते नहीं है, काफी मेहनत करते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि हम लोग थोड़े से साइंस से थोड़ा सा पीछे हैं, मतलब स्पोर्ट्स साइंस से। हमारा टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, हम लोग बहुत उन्नत कर रहे हैं, बट हमारा जो स्पोर्ट्स साइंस है, वो थोड़ा सा पीछे है अभी भी। तो उसके ऊपर अभी, जैसे कि देख रहे होंगे कि कितने कैसे अभी खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का काफी चल रहा है, खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का चल रहा है। तो अभी जब से राजवर्धन राठौड़ सर जब से इस फील्ड में आए हैं, तो उनकी भी काफी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि वो भी कंप्लीट स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से है। तो मैं कहूंगा कि और थोड़े दिन लगेंगे, जो कि हमारा टारगेट है ओलंपिक 2024 का, क्योंकि 2020 का भी टारगेट नहीं किया गया है, क्योंकि अभी जो हमारा फील्ड है, अभी बनाया जा रहा है, जो पिरामिड है वो बनाया जा रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि जो 2024 और 2028 का जो ये रहेगा, स्केल रहेगा, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया का जो मेडल टैली है, वो बाकी कंट्रियों के साथ वो बेस्ट 10 के बीच में आने का कोशिश करेगा। अ, सर, वेट लिफ्टिंग के रूल्स हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स नहीं जानते। और
ओके। सर मैंने ओलंपिक्स के कुछ रूल्स अलग होते हैं क्या कॉमनवेल्थ के मुकाबले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जी। जो जो क्योंकि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो रूल्स लागू करता है वो हर एक इवेंट्स के ऊपर लागू करता है, ऐसा नहीं कि ओलंपिक्स के लिए अलग है। हाँ, हमारा क्वालिफाई सिस्टम्स अलग अलग होते हैं। अभी जी। ओलंपिक का क्वालिफाई जो पहले टीम क्वालिफाई होता था वो भी बंद हो गया। आपको ओलंपिक को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिविजुअल क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। आपको पर एवरी ईयर आपको मिनिमम 4 इंटरनेशनल इवेंट्स खेलना जरूरी है। तो ये सारे क्राइटेरियाज है। और जो रूल ऑफ रेगुलेशन है वो हर एक इवेंट्स के लिए, हर एक चैंपियनशिप के लिए सेम होता है, कोई अलग नहीं होता है। हम्म। अ, सर ने एक टर्म यूज किया इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है वो बुडापेस्ट में है और वो 1905 से इस गेम के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है। आई एम राइट सर? यस यस, सही है। हाँ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और सर के मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट पे बहुत सारी बाइक्स देखी हैं, तो लगता है सर को बाइक्स बहुत पसंद है। तो अपने बाइक लव को थोड़ा सा सर अपने दर्शक को बता दें सर। देखिए, हर एक प्लेयर का, या जैसे महेंद्र सिंह धोनी को भी ले लीजिए। जी। वो भी जी। वैसे वो मेरे मैं उनको बहुत मानता हूँ और वो हम्म। मेरे इंस्पिरेशन भी है। और तो वो तो हर एक इंसान का एक रहता है कि एक वीक पॉइंट भी होता है, एक आशा रहती है। तो मेरा हॉबीज जो है वो बाइकिंग का थोड़ा सा हॉबी है मेरा। और मैं थोड़ा जैसे पहला जो जैसे पूरे इंडिया में किसी को भी पूछो तो हायाबुसा मतलब सबको पता है कि हाँ, सुजुकी सर। हायाबुसा मतलब धूम धूम गाड़ी जो है। तो जब मैं क्लास 6 और 7 में था उस टाइम हायाबुसा का यहाँ पर एडवर्टाइज के लिए यहाँ पर एक शोरूम में लगाया गया था। तो उस टाइम मैंने वो गाड़ी को देख के मैंने अपने आप को कहा था कि एक ना एक दिन मैं एक सुपर बाइक लूंगा और बरहमपुर के अंदर रखूंगा करके। तो उसके बाद बाइकिंग के जो दुनिया में वेट लिफ्टिंग के साथ साथ थोड़ा सा बाइक का शौक था, इसलिए मैंने सुपर बाइक लिया। मेरा एक ग्रुप बना जो कि बर्निंग व्हील्स राइडर्स क्लब करके नाम से है। और वो हम लोग थोड़े बहुत हमारा जो क्लब का मोटो है, जो हम लोग जो बाइकिंग करते हैं कोई रेसिंग के पर्पज में नहीं करते हैं, वो हमारा हॉबीज है। हम लोग सही जो ट्रैफिक के रूल्स को हम फॉलो करते हुए हम अपना जी। मैक्सिमम सेफ्टी साइड हम लोग मोटिवेशन ये भी करते हैं बाइकिंग के उसमें। तो इसलिए ये मेरा एक शौक था कि ये एक सुपर बाइक रखना है करके। तो मैंने उसके इसीलिए मैं अपना एक हॉबी को वो पूरा किया। बहुत अच्छी बात है सर। सर, आप उड़ीसा पुलिस में डीएसपी भी हैं सर? हाँ, मैं एक्चुअली जो 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद जो उड़ीसा में जी। जी। थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स पे ग्रो करने लगा। तो जी। जो हमारे सीएम जी है, सीएम जो है श्री नवीन पटनायक सर नवीन जी। पटनायक सर। तो हाँ, तो उनका जब जैसे ही जो विनल कृष्ण जो है हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर, और हम्म। तो उनके काफी सपोर्ट के बाद मैंने जब 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लेके आया तो उसके बाद उन्होंने एक डिक्लेयर किया कि जो भी एलीट एथलीट्स है और जो भी इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, जैसे कि गेम्स मेडलिस्ट है, उनको जी। डायरेक्ट क्लास 1 ऑफिसर रैंक में उनको अपॉइंट किया जाएगा। तो अभी मैंने इससे पहले मैं आर्मी में था। हम्म। 2008 में मैंने एनरोलमेंट हुआ था। तो 2016 में मैंने आर्मी से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके ओडिशा गवर्नमेंट का जो ऑफर था कि आपको क्लास 1 ऑफिसर रैंक में जॉब मिल रहा है, हम्म। तो मैंने वहां पर क्विट किया और मैंने एज ए डीएसपी अभी कार्यरत हूँ उड़ीसा पुलिस में। सर, आप पुलिस सर में ड्यूटी कर रहे होंगे सर, कोरोना के टाइम में आपने ड्यूटी की है सर? नहीं, देखिए, अब उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को जो भी जितने जी। भी स्पोर्ट्समैन थे जो कि जी। डायरेक्ट स्पोर्ट्स अपॉइंटमेंट हुए थे, उन लोग को जी। जी। स्पेयर करके ही रखा था क्योंकि हम लोग को अच्छा। स्पोर्ट्स के लिए स्पेयर किया गया है। अगर मैं नॉर्मल कहीं ड्यूटी वगैरह करता तो शायद मुझे भी कोविड 19 का जो ड्यूटी करना पड़ता। टाइम और स्पोर्ट्स के लिए बहुत धक्का जैसा होता, क्योंकि आप कोविड नहीं, हर 19 के एक बाद स्पोर्ट्समैन बहुत के लिए। सारे। जी। 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 तो हाँ, आप हमारे लिए बहुत बहुत बड़े क्योंकि इंस्पिरेशन है सर। स्पोर्ट्स में, थैंक यू। एक्चुअली स्पोर्ट्स में हम अगर आपको मैं बता दूं कि अगर आप एक दिन का ट्रेनिंग अगर खराब करते हैं
या आप मिस करते हैं तो आप 3 दिन पीछे चले जाते हैं। तो ये हमारा जो स्पोर्ट्स साइंस कहता है। तो इसलिए हम लोग को हर एक दिन हमारा ट्रेनिंग को फोकस करना पड़ता है, हमारा प्लान करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने गवर्नमेंट को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग को स्पेयर रखे, ताकि हम हमारा ट्रेनिंग कंटिन्यू रखें। तो जब हम लोग गेम छोड़ देंगे, उसके बाद हमें वो नॉर्मल ड्यूटी वगैरह या जो भी वो अपना हमारे ऊपर एक्शन लेंगे करके। अ, सर 2015 में आपने एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा किया था और उस टाइम में शायद आपके नी में इंजरी हो गया था। अ, मैं सही बोल रहा 2000, हूँ सर? सॉरी, 2000, 15 2000 क्या? 15 या 16 था? 2014 का ही, 2014 एशियन गेम्स 2014। में मेरा, हाँ। 2014 एशियन गेम्स में मेरा दोनों नी के कार्टिलेज डैमेज हो गए थे। अच्छा अच्छा। और अच्छा। क्योंकि ऑलरेडी मैंने मतलब ड्यूरिंग नेशनल कैंप उस टाइम मेरा नी में प्रॉब्लम था ही। बट मैंने लकीली मैं कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर गया था और मैंने मेडल भी दे पाया था। बट जब मैंने एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया था, बट वहां पर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद मेरा नी का जो प्रॉब्लम है वो और भी बढ़ गया था। हम्म। बट फिर भी मेरा जो परफॉर्मेंस था, मैं वहां पर रिपीट करने की कोशिश करने के लिए कोशिश किया था, बट वो हो नहीं पाया था, क्योंकि मेरे दोनों के दोनों कार्टिलेज डैमेज थे। उसके बाद आने के बाद मैंने काफी कुछ किया, बट मेरे को वो रिकवर नहीं हुआ। मुझे डॉक्टर अखिलेश यादव करके एक है यूपी में, उन्होंने हम्म। काफी सजेस्ट किया कि आपको कंप्लीट रेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये रिकवरी होगा। तो मुझे 1 साल पूरा रिकवर रेस्ट करना पड़ा, रिहैब करना पड़ा, फिर जाके मैंने फिर से 2017 में जाके मैंने कंप्लीट किया था। अच्छा। सर हम चाहते हैं कि जल्द से कोरोना खत्म हो और आपको फिर से हम वेट लिफ्टिंग करते हुए देखें अलग अलग चैंपियनशिप में। थैंक यू। एक और सवाल सर, थैंक यू। हम लोग के लिए कोर ऑफ हर्ट है, जैसे कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं। जैसे कर्णम मल्लेश्वरी जी ने जब पहली मेडल दिलाए हम लोग को, तब हम लोग वेट लिफ्टिंग के लिए बारे में जाने। तो कर्णम मल्लेश्वरी जी से मतलब बहुत लोग इंस्पायर होते हैं आज भी, जैसे एक महिला थी और जिस तरह से उन्होंने एक स्टेज सेट किया बाकी आने वाले जनरेशन्स के लिए, वो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था। तो सर आप इस तरह के महिलाएं अभी आजकल बहुत सारा वो है मीन्स, लेकिन बहुत ज्यादा हम लोग को वुमेन्स सेक्शन में मेडल्स नहीं आ पाती आज के डेट में, ऐसा हो रहा है। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, आपका ये गलतफहमी है। अगर आप, अगर हाँ, हमारे टैली अगर टैली करे, कैली। तो हमारे वुमेन्स का पार्टिसिपेट भी तो कम ही हो रहे हैं। क्योंकि अच्छा अच्छा। आज की जो जनरेशन है काफी आगे को है, बट हमारी जो हम्म। पेरेंट्स हैं वो थोड़े से हम्म। आज के जनरेशन के साथ तालमेल नहीं कर पा रहे। हमारा बिल्कुल। फैमिली के जो पेरेंट्स हैं वो लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, हमारा लड़की बिल्कुल। इंजीनियर बनेगी या डॉक्टर बनेगी। जी। मतलब बेटा हुआ तो इंजीनियर, बेटी हुई तो डॉक्टर, डॉक्टर। या कहीं आईटी या कोई आईटी सेक्टर में प्राइवेट सॉफ्टवेयर जी। इंजीनियर वगैरह बन के ऐसे करके वो अपना टाइम पास कर रहे, मतलब अपना नौकरी निकाल रहे हैं। तो मैं वो भी हमारा एक कारण है कि हम लोग पार्टिसिपेट भी हमारा बहुत कम हो रहा है। और हम जी। लोग जब गेम स्टार्ट भी करते हैं, हमारा आफ्टर एज ऑफ 20-25 ऐसे स्टार्ट करते हैं, जबकि आप अगर कंपेयर करेंगे चाइना के साथ, हम्म। एज ऑफ 8, 7, 8 में उनका स्पोर्ट्स शुरू हो जाता है। और स्पेशली ओके। उनका वो पढ़ाई करे या ना करे, उनका पढ़ाई के साथ साथ उनका स्पोर्ट्स में हम्म। उनको जरूर जाना है, मतलब जाना ही है उनका। तो ये होता है वहां कंपल्सन। पर, उनका ये फंडामेंटल होता है। हम लोग का तो हम लोग अपने खुद के इंटरेस्ट से हम स्पोर्ट्स करते हैं, वहां पर कंपलसरी होता है कि आप स्पोर्ट्स करना है करके। तो जी जी। इसलिए वो आज के डेट में इतने ऊपर है और हम लोग थोड़े से पीछे हैं। और लड़कियों के मामले अगर देखा जाए, तो जो लास्ट टू लास्ट ओलंपिक्स में हमारे 2 लड़कियों का ही मेडल्स थे। तो हम ये लोग बात है। ऐसा नहीं करेंगे, हमारे इतने सारे पार्टिसिपेंट थे, बट हमारे मेडल्स दो जो आए थे, दोनों के दोनों गर्ल्स ही दिए थे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि अ, हमारे दोनों इंडिया की जो गर्ल्स लड़कियां थे, उन्होंने देश का नाम रोशन किया। बट अभी जैसे वेट लिफ्टिंग में भी आप देखेंगे, तो वो लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारा मीराबाई चानू, उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था। तो मैं यही कहूंगा कि, बट मेरा एक मैसेज भी रहेगा कि हमारे पूरे देश के
मेरे जितने भी लड़कियां हैं जो भी स्पोर्ट्स करते हैं या नहीं भी करते हैं, मैं उनको सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग चाहे वो आपके फिटनेस के लिए कीजिए, शायद आप अगर जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा आपके लकीली आप शायद कहीं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जी अचीव कर लो। तो इसलिए मैं सबको सभी के पेरेंट्स को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स पे उनको ये एटलीस्ट एंटरटेनमेंट के लिए उनको स्पोर्ट्स खेलने के लिए रिक्वेस्ट करे, सिर्फ पढ़ाई पे जोर ना देकर। जी सर, आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। और हम कोशिश करेंगे कि आपको और हम आपसे इसी तरह से रूबरू होते रहें, टाइम टू टाइम इंस्पिरेशन के जरूर। लिए हमारे ये इंस्पायर होते रहें जरूर। आपसे। सर आपका बहुत बहुत जरूर। धन्यवाद। जी, गुड थैंक इवनिंग। यू। मैं सबको साथियों। लास्ट में मैं एक न्यूज मतलब सबको मैसेज देना चाहता हूँ हम्म, कि लाइफ में कभी भी कितना भी आपको लाइफ में स्ट्रगल आए, कितना भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना, कभी भी अपने आप को हार नहीं मानना। क्योंकि लाइफ में अप एंड डाउन चलते रहते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैं सिर्फ आपको ये नहीं कहूंगा कि आप लोग वेट लिफ्टिंग करो, आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स करते रहे, लाइफ जी में आप कहीं ना कहीं सक्सेस होंगे। और कभी भी शॉर्टकट ना ले, हम्म, क्योंकि जो भी शॉर्टकट लेता है कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो चोट खाता है। तो ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा फंडा है कि कभी भी अपने आप को मैं करके कभी नहीं कहना, हम करके सबको साथ लेके चलना। और जी अपने जो भी सोसाइटी है आपके लेवल पे अगर कोई ऐसा बंदा रहता है कि उनको हेल्प करे, तो अपने बेस्ट से बेस्ट थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश कीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द यूथ इंडियंस। तो मैं सबको दुआ करूंगा कि आप सबके लाइफ में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे सक्सेस आए करके। सर हमारे एक फ्रेंड का एक सवाल आया है कि वेट लिफ्टिंग में हाँ जी। राइजिंग स्टार कौन हो सकता है नियर फ्यूचर। आपके जहन में कोई राइजिंग नाम है? स्टार मेरे मेरे ये से मेरे तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारे जो अभी फिलहाल जो चल रहा है, तो अभी मीराबाई चानू ही चल रहे हैं। अच्छा। वो मुझे पूरा उम्मीद भी है, हम लोग को पूरा भरोसा भी है कि उनका ओलंपिक्स में भी, जो कमिंग ओलंपिक्स में उनका मेडल भी आएगा। जी जी उसके साथ साथ जर्मी, जो मेंस कैटेगरी में जो जर्मी है, अरुणाचल के हैं, सॉरी मिजोरम के जी हैं। तो मैं आई एम श्योर कि जेरमी, जो कि मैं 69 में जैसे मैंने तहलका मचाया था, जी जी वो अपने 67 कैटेगरी में आने वाले दिनों में बहुत बड़ा तहलका मचाएगा करके। ओके सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए खेल थैंक यू। चौपाल से। आपका बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार सर। थैंक यू। नमस्ते। हाँ, अ, नमस्कार सर। नमस्कार रवि कुमार सर। हाय। हाय हाय हाय, गुड आवाज इवनिंग। आ रही है? नमस्कार। हाय। पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अ, रवि कुमार सर एक ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन्होंने कॉमनवेल्थ 2010 में गोल्ड जीता था और 2014 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी सिल्वर मेडल जीता था। इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है जगह जगह और भारत का नाम रोशन किया है। रवि सर उड़ीसा से आते हैं और ये ब्रह्मपुर गंजम डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो गंजम डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा जगह है इंडिया में जहाँ पे आप पाएंगे कि एक ऑलिव टर्टल तरह की कछुआ पाया जाता है और जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है और कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस शो में खेल गांव के खेल चौपाल में इनका स्वागत करता हूँ। सर आपका स्वागत है। और सर थैंक यू। कैसे हैं आप सर? बस अभी ठीक हो, और यहाँ का तो माहौल थोड़ा सा अभी धीरे धीरे सुधर रहा है, क्योंकि जी गंजाम पूरा रेड जोन में था, अभी धीरे धीरे अभी ग्रीन जोन में आने लगा है। जी और स्पेशली अभी हमारे जिम सेक्टर भी सारे खुल गए हैं। जी 5 तारीख से हमें परमिशन मिल गया है। और सब नॉर्मल चल रहा है अभी। और मंडे कल से हमारा जो टाइमिंग है, जो पहले मॉर्निंग 7 to इवनिंग 4 o'clock तक ही था, और कल से वो रिवाइज होके
अप टू 8 o'clock तक उन्होंने रिलैक्स दे दिया है। हम्म, उम्मीद करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, ये जो महामारी का जो टाइम है वो जल्दी से जल्दी सबका पूरे दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से चला जाए करके ये पे दुआ करते हैं हम। जी सर, हमारी सबकी यही दुआ है कि कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो और सारे जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जो बंद हुए हुए हैं सारे खुलें और हमारे खिलाड़ी और सारे किसान सारे जो भी हैं जहां जहां काम करते थे वो काम पे पहुंचे और ताकि हम लोग उसी रफ्तार से आगे बढ़ें। सर, हम लोग यहाँ पे सवाल शुरू करते हैं सर। पहला सवाल सर आपसे। सर, आपने कैसे सोचा कि आपको वेट लिफ्टिंग ही करनी है और कुछ नहीं करना है, वेट लिफ्टिंग करनी है? सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैंने जब गेम स्टार्ट किया था, मैंने ये सोच के गेम स्टार्ट नहीं किया था कि मैंने वेट लिफ्टिंग करना है करके। मैं एक जैसे कि मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, तो थोड़ा बहुत जिम का शौक था, तो इसलिए मैं जिम ज्वाइन कर लिया था। हमारे बरहमपुर में एक गंजाम बरहमपुर में हनुमान वीर हनुमान सर्कस फिजिकली इंस्टीट्यूट करके एक बहुत बड़ा क्लब है। यहाँ से काफी इंटरनेशनल प्लेयर्स, मुझे मिला के 2 अर्जुन अवार्ड भी उसी क्लब से हैं। और तो वहां पर मैंने सिर्फ ऐसे ही एक बॉडी बिल्डिंग के शौक से मैंने ज्वाइन किया था। बट वहाँ का जो एक कोच है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप वेट लिफ्टिंग करो तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। और तो उन्होंने कहा कि एटलीस्ट आप एक समर कोचिंग कैंप से ज्वाइन स्टार्ट करो। तो मैंने ऐसे ही समर कोचिंग कैंप 21 दिन का होता है हमारे क्लब में, तो मैंने उसमें ज्वाइन किया और वेट लिफ्टिंग वहां से मेरा करियर स्टार्ट हुआ। बट 10th के एग्जाम के चक्कर में मैंने सिर्फ वो समर कोचिंग कैंप अटेंड करने के बाद मैंने फिर से अपना पढ़ाई पे मैं लग गया था, छोड़ दिया था मैंने गेम। तो ऐसे मैंने स्टार्ट हुआ था मेरा, मतलब ऐसे मैंने चूज किया था वेट लिफ्टिंग को। अच्छा, प्री प्लान नहीं था मतलब? नहीं, कोई प्री प्लान नहीं था। मैं एक नॉर्मल जिम जाता था क्योंकि घर में थोड़ा शैतानी ज्यादा करता था। तो मम्मी ने कहा कि आप बाहर जो रास्ते में खेलते थे हम लोग, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो सभी जो आस पड़ोस में सभी मिलके रास्ते में ही खेलते थे, तो वो देख के मम्मी चिढ़ते थे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आप जिम ज्वाइन करो और आप चाहे जो जितना और आप बाहर खेलते हो तो आप जाके जिम करो। तो उसके चक्कर में मैंने जिम ज्वाइन किया और वहीं से मेरा वेट लिफ्टिंग भी करियर वहीं से स्टार्ट हुआ। सर, मैंने आपका वीडियो देखा जब मैं 11th क्लास में था। मुझे याद है कि उस समय वेट लिफ्टिंग मेरे लिए बहुत नया हुआ करता था और मैं देखना शुरू किया था। मुझे टर्म्स के बारे में नहीं पता था वेट लिफ्टिंग क्या होता है। लेकिन जब मैंने देखा तो आप उस समय गोल्ड मेडल जब जीत रहे थे, मैंने देखा कि पहला आप खिलाड़ी थे जिसके लिए इतना एप्लॉज मिला था। सबसे लंबा एप्लॉज आपके लिए था सर? ये 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बोल रहे हैं जी, आप शायद। 2010 दिल्ली। तो एक्चुअली ये था कि एक तो सबसे बड़ी मेरा लाइफ का वो एक बहुत बड़ा इवेंट था मेरे लिए। जी। और दूसरा इंडिया के लिए एक गोल्ड मेडल इसलिए वहां पर ज्यादा महत्व ये इसलिए था क्योंकि उससे पहले दिन का जो कैटेगरी थे 62 कैटेगरी, उसमें हमारे दोनों मेडल मिस हो गए थे। तो पूरे इंडिया का जो फोकस था 69 कैटेगरी के ऊपर, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि कुछ भी हो जाए मैं इंडिया को मैंने रिकॉर्ड के साथ, सिर्फ गोल्ड मेडल नहीं रिकॉर्ड के साथ मैंने गोल्ड मेडल दूंगा करके मैंने प्रॉमिस किया था। तो जैसे ही मैंने लास्ट लिफ्ट मैंने क्लियर किया 175 क्लीन एंड जर्क और 146 स्नैच, तो उस टाइम इंडिया का जो भी, जो वहां पर जो प्लेयर्स थे या जो भी ऑडियंस थे, पूरे देश में जितने भी लोग थे वहां पर, उन सभी ने इतना अच्छे से मेरा सम्मान किया था और इतना अप्रोच मतलब तालियां दिया था मेरे लिए कि मेरे लिए एक वो मतलब सबसे मतलब इंडिया के लिए बहुत बड़ा ये था, उस दिन चैलेंज का दिन था, तो इसलिए मेरे लिए बहुत बड़ा वो दिन था मेरे लिए भी। हम्म, उत्साह देखने लायक था उस दिन। मैंने सभी लोग का उत्साह देखा और मेरे ख्याल से उस दिन के बाद से वेट लिफ्टिंग के लिए यूथ में थोड़ा क्रेज भी चेंज हुआ। उस दिन के बाद से उत्साह नहीं, और बढ़ता चला गया। हाँ नहीं, हमारा हमने जो वादा किया था कि आउट ऑफ 15 हम लोग 11 मेडल्स दिए थे, तो हमारा टारगेट जी। था एटलीस्ट आउट ऑफ 15 टू 14 मेडल्स हमारे होने थे। बट जो 2 मेडल्स मिस हुए तो उसके हमने बहुत ही दुखी था। बट ओवरऑल हमारा परफॉर्मेंस वहां पर बहुत ही अच्छा था। और वेट लिफ्टिंग का उसके बाद से हमारा वेट लिफ्टिंग जो सहदेव यादव है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, तो उन्होंने काफी हमें सपोर्ट किया उसके बाद से और आज तक।
उनका काफी अवदान है उस पे वेट लिफ्टिंग को लेकर। तो ये कहूंगा कि 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद हमारा वेट लिफ्टिंग का जो फ्यूचर है, जो हमारा ट्रेंड है, वो सब कुछ बदल गया। और हम लोग का जो भी अपकमिंग जो प्लेयर्स होते हैं आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही कुछ प्लस में ये हो रहा है, काम हो रहा है। सर मेरा एक सवाल है सर, हम लोग कॉमनवेल्थ में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे मुझे याद है 2010 के कॉमनवेल्थ में इतने सारे मेडल्स, वेट लिफ्टिंग का मेरे ख्याल से शेयर सबसे ज्यादा था। उसके बाद यस। जब हम बात करें 2014 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ में, तो वहां भी हम लोग ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और हम हाईएस्ट मेडल टैली वेट लिफ्टिंग में थे, वेट लिफ्टिंग में। यस। उसके बाद यस। यस। जब हम ओलंपिक की बात करते हैं तो ओलंपिक में हम लोग कहाँ मिस हो जाते हैं? क्या हमारा प्रैक्टिस या फिर क्या हमारा उस तरह का स्ट्रेटजी नहीं होता, या फिर स्टाइल का डिफरेंस है? और क्या डिफरेंस है अगर वो है भी तो? देखिए, अगर हम अगर सोचें, अगर हम इक्वल करते हैं तो जो बाकी कंट्री के, जैसे कि चाइना के साथ हो या ईरान पेयर के साथ हो, अ, मतलब मोस्टली एशियन कंट्रीज के साथ, हम भी एशियन कंट्री में आते हैं। बट कुछ ऐसे एशियन कंट्रीज है कि वेरी डेवलप्ड कंट्री है, और उनका जो स्पोर्ट्स, जो डॉक्टर्स होते हैं, और उनका स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी जो होते हैं, जो स्पोर्ट्स उनको सपोर्ट किया जा रहा है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट किया जा रहा है, मैं सोचूंगा कि हमारे यहाँ पर कई जगहों में हम लोग बहुत पीछे हैं अभी भी। बट हमारा ट्रेनिंग का कोई कमी नहीं है। हम लोग, हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, मैं सिर्फ वेट लिफ्टिंग के बारे में नहीं बोलूंगा, पूरे जितने भी हमारे ओलंपिक इवेंट्स जो इंडिया में जो रिप्रेजेंट करते हैं, उन लोग का मेहनत किसी भी एक 1% भी वो छूटते नहीं है, काफी मेहनत करते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि हम लोग थोड़े से साइंस से थोड़ा सा पीछे हैं, मतलब स्पोर्ट्स हम्म, साइंस से। हमारा टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, हम लोग बहुत उन्नत कर रहे हैं, बट हम्म, हमारा जो स्पोर्ट्स साइंस है वो थोड़ा सा पीछे है अभी भी। तो उसके ऊपर अभी, जैसे कि देख रहे होंगे कि कितने कैसे अभी खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का काफी चल रहा है, खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का चल रहा है। तो अभी जब से राजवर्धन राठौड़ सर जब से इस फील्ड में आए हैं, तो उनकी भी काफी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि वो भी कंप्लीट स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से है। तो मैं कहूंगा कि और थोड़े दिन लगेंगे, जो कि हमारा टारगेट है ओलंपिक 2024 का। हम्म, क्योंकि 2020 का भी टारगेट नहीं किया गया है, क्योंकि अभी जो हमारा फील्ड है अभी बनाया जा रहा है, जो पिरामिड है वो बनाया जा रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि जो 2024 और 2028 का जो ये रहेगा, स्केल रहेगा, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया का जो मेडल टैली है, वो बाकी कंट्रियों के साथ वो बेस्ट 10 के बीच में आने का कोशिश करेगा। अ, सर, वेट लिफ्टिंग के रूल्स हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स नहीं जानते। और ओके। सर, मैंने ओलंपिक्स के कुछ रूल्स अलग होते हैं क्या कॉमनवेल्थ के मुकाबले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जी। जो जो क्योंकि इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन जो रूल्स लागू करता है, वो हर एक इवेंट्स के ऊपर लागू करता है, ऐसा नहीं कि ओलंपिक्स के लिए अलग है। हाँ, हमारा क्वालिफाई सिस्टम्स अलग अलग होते हैं। अभी जी। ओलंपिक का क्वालिफाई, जो पहले टीम क्वालिफाई होता था, वो भी बंद हो गया। आपको ओलंपिक को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिविजुअल क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। आपको पर एवरी ईयर आपको मिनिमम 4 इंटरनेशनल इवेंट्स खेलना जरूरी है। तो ये सारे क्राइटेरियाज है। और जो रूल ऑफ रेगुलेशन है वो हर एक इवेंट्स के लिए, हर एक चैंपियनशिप के लिए सेम होता है, कोई अलग नहीं होता है। हम्म। अ, सर ने एक टर्म यूज किया, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है वो बुडापेस्ट में है, और वो 1905 से इस गेम के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है। आई एम राइट सर? यस, यस, सही है। हाँ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सर के मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट पे बहुत सारी बाइक्स देखी हैं, तो लगता है सर को बाइक्स बहुत पसंद है। तो आपने बाइक लव को थोड़ा सा सर अपने दर्शक को बता दें सर। देखिए, हर एक प्लेयर का, या जैसे महेंद्र सिंह धोनी को भी ले लीजिए, जी। वो भी जी। वैसे वो मेरे मैं उनको बहुत मानता हूँ, और वो मेरे इंस्पिरेशन भी है। और तो वो तो हर एक इंसान का एक रहता है कि एक वीक पॉइंट भी होता है, एक आशा रहती है। तो मेरा हॉबीज जो है वो बाइकिंग का थोड़ा सा हॉबी है मेरा।
और मैं थोड़ा जैसे पहला जो जैसे पूरे इंडिया में किसी को भी पूछो तो हायाबुसा मतलब सबको पता है कि हाँ सुजुकी सिर्फ हायाबुसा मतलब धूम धूम गाड़ी जो है। तो जब मैं क्लास 6 और 7 में था उस टाइम हायाबुसा का यहाँ पर एडवर्टाइज के लिए यहाँ पर एक शोरूम में लगाया गया था। तो उस टाइम मैंने वो गाड़ी को देख के मैंने अपने आप को कहा था कि एक ना एक दिन मैं एक सुपर बाइक लूंगा और बरहमपुर के अंदर रखूंगा करके। तो उसके बाद बाइकिंग के जो दुनिया में वेट लिफ्टिंग के साथ साथ थोड़ा सा बाइक का शौक था, इसलिए मैंने सुपर बाइक लिया। मेरा एक ग्रुप बनाया जो कि बर्निंग व्हील्स राइडर्स क्लब करके नाम से है। और वो हम लोग थोड़े बहुत हमारा जो क्लब का मोटो है, जो हम लोग जो बाइकिंग करते हैं कोई रेसिंग के पर्पज में नहीं करते हैं, वो हमारा हॉबीज है। हम लोग सही जो ट्रैफिक के रूल्स को हम फॉलो करते हुए हम अपना जी, मैक्सिमम सेफ्टी साइड हम लोग मोटिवेशन ये भी करते हैं बाइकिंग के उसमें। तो इसलिए ये मेरा एक शौक था कि एक सुपर बाइक रखना है करके। तो मैंने उसके इसीलिए मैं अपना एक हॉबी को वो पूरा किया। बहुत अच्छी बात है सर। सर, आप उड़ीसा पुलिस में डीएसपी भी हैं सर? हाँ, मैं एक्चुअली जो 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद जो उड़ीसा में जी, जी, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स पे ग्रो करने लगा। तो जी। जो हमारे सीएम जी है, सीएम जो है श्री नवीन पटनायक सर नवीन जी। पटनायक सर। तो हाँ, तो उनका जब जैसे ही जो विनल कृष्ण जो है हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर, और तो उनका उनके काफी सपोर्ट के बाद मैंने जब 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लेके आया तो उसके बाद उन्होंने एक डिक्लेयर किया कि जो भी एलीट एथलीट्स है और जो भी इंटरनेशनल मेडलिस्ट है जैसे कि गेम्स मेडलिस्ट है, उनको जी, डायरेक्ट क्लास 1 ऑफिसर रैंक में उनको अपॉइंट किया जाएगा। तो अभी मैंने इससे पहले मैं आर्मी में था। 2008 में मैंने एनरोलमेंट हुआ था। तो 2016 में मैंने आर्मी से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके ओडिशा गवर्नमेंट का जो ऑफर था कि आपको क्लास 1 ऑफिसर रैंक में जॉब मिल रहा है, तो मैंने वहां पर क्विट किया और मैंने एज ए डीएसपी अभी कार्यरत हूँ उड़ीसा पुलिस में। सर, आप पुलिस सर में ड्यूटी कर रहे होंगे सर, कोरोना के टाइम में आपने ड्यूटी की है सर? नहीं, देखिए अब उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को जो भी जितने जी, भी स्पोर्ट्समैन थे जो कि जी, डायरेक्ट स्पोर्ट्स अपॉइंटमेंट हुए थे, उन लोग को जी, जी, स्पेयर करके ही रखा था क्योंकि हम लोग को अच्छा, स्पोर्ट्स के लिए स्पेयर किया गया है। अगर मैं नॉर्मल कहीं ड्यूटी वगैरह करता तो शायद मुझे भी कोविड 19 का जो ड्यूटी करना पड़ता। टाइम और स्पोर्ट्स के लिए बहुत धक्का जैसा होता, क्योंकि आप हाँ, कोविड नहीं, हर 19 एक के बाद स्पोर्ट्समैन बहुत के लिए। सारे। जी, जी, जी। तो हाँ, आप हमारे बहुत लिए बहुत बड़े क्योंकि इंस्पिरेशन है सर। स्पोर्ट्स में, थैंक यू। एक्चुअली स्पोर्ट्स में हम अगर आपको मैं बता दूं कि अगर आप एक दिन का ट्रेनिंग अगर खराब करते हैं या आप मिस करते हैं तो आप 3 दिन पीछे चले जाते हैं। तो ये हमारा जो स्पोर्ट्स साइंस कहता है। तो इसलिए हम लोग को हर एक दिन हमारा ट्रेनिंग को फोकस करना पड़ता है, हमारा प्लान करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने गवर्नमेंट को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग को स्पेयर रखे ताकि हम हमारा ट्रेनिंग कंटिन्यू रखें। तो जब हम लोग गेम छोड़ देंगे उसके बाद हमें वो नॉर्मल ड्यूटी वगैरह या जो भी वो अपना हमारे ऊपर एक्शन लेंगे करके। अ, सर, 2015 में आपने एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, और उस टाइम में शायद आपके नी में इंजरी हो गया था। अ, मैं सही बोल रहा 2000, हूँ सर? सॉरी, 2000, 15 2000 क्या? 15 या 16 था? 2014 का ही, 2014 एशियन गेम्स 2014। में मेरा हाँ। 2014 एशियन गेम्स में मेरा दोनों नी के कार्टिलेज डैमेज हो गए थे। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। क्योंकि ऑलरेडी मैंने मतलब ड्यूरिंग नेशनल कैंप उस टाइम मेरा नी में प्रॉब्लम था ही। बट मैंने लकीली मैं कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर गया था और मैंने मेडल भी दे पाया था। बट जब मैंने एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया था बट वहां पर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद मेरा नी का जो प्रॉब्लम है वो और भी बढ़ गया था। बट फिर भी मेरा जो परफॉर्मेंस था मैं वहां पर रिपीट करने की कोशिश करने के लिए कोशिश किया था, बट वो हो नहीं पाया था क्योंकि मेरे दोनों के दोनों कार्टिलेज डैमेज थे। उसके बाद आने के बाद मैंने काफी कुछ किया बट मेरे को वो रिकवर नहीं हुआ। मुझे डॉक्टर अखिलेश यादव करके एक है यूपी में, उन्होंने काफी सजेस्ट किया कि आपको कंप्लीट रेस्ट करना पड़ेगा तब जाके ये रिकवरी होगा।
तो मुझे एक साल पूरा रेस्ट करना पड़ा, रिहैब करना पड़ा, फिर जाके मैंने फिर से 2017 में जाके मैंने कंप्लीट किया था। अच्छा। सर, हम चाहते हैं कि जल्द से कोरोना खत्म हो और आपको फिर से हम वेट लिफ्टिंग करते हुए देखें, अलग अलग चैंपियनशिप में। थैंक यू। एक और सवाल सर, थैंक यू। हम लोग के लिए कोर ऑफ हर्ट है, जैसे कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं। जैसे कर्णम मल्लेश्वरी जी ने जब पहली मेडल दिलाए हम लोग को, तब हम लोग वेट लिफ्टिंग के लिए बारे में जाने। तो कर्णम मल्लेश्वरी जी से मतलब बहुत लोग इंस्पायर होते हैं आज भी, जैसे एक महिला थी, और जिस तरह से उन्होंने एक स्टेज सेट किया बाकी आने वाले जनरेशन्स के लिए, वो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था। तो सर, आप इस तरह के महिलाएं अभी आजकल बहुत सारा वो है मीन्स, लेकिन बहुत ज्यादा हम लोग को वुमेन्स सेक्शन में मेडल्स नहीं आ पाती आज के डेट में, ऐसा हो रहा है। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, आपका ये गलतफहमी है। अगर आप अगर हाँ, हमारे टैली अगर टैली करे टैली। तो हमारे वुमेन्स का पार्टिसिपेट भी तो कम ही हो रहे हैं। क्योंकि अच्छा, अच्छा। आज की जो जनरेशन है काफी आगे को है, बट हमारी जो हम्म, पेरेंट्स हैं वो थोड़े से हम्म, आज के जनरेशन के साथ तालमेल नहीं कर पा रहे। हमारा बिल्कुल, फैमिली के जो पेरेंट्स है वो लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, हमारा लड़की बिल्कुल। इंजीनियर बनेगी या डॉक्टर बनेगी। जी, मतलब बेटा हुआ तो इंजीनियर, बेटी हुई तो डॉक्टर, डॉक्टर। या कहीं आईटी या कोई आईटी सेक्टर में प्राइवेट सॉफ्टवेयर जी, इंजीनियर वगैरह बन के ऐसे करके वो अपना टाइम पास कर रहे, मतलब अपना नौकरी निकाल रहे हैं। तो मैं वो भी हमारा एक कारण है कि हम लोग पार्टिसिपेट भी हमारा बहुत कम हो रहा है। और हम जी, लोग जब गेम स्टार्ट भी करते हैं हमारा आफ्टर एज ऑफ 20-25 ऐसे स्टार्ट करते हैं, जबकि आप अगर कंपेयर करेंगे चाइना के साथ, हम्म, एज ऑफ 8, 7, 8 में उनका स्पोर्ट्स शुरू हो जाता है। और स्पेशली ओके, उनका वो पढ़ाई करे या ना करे, उनका पढ़ाई के साथ साथ उनका स्पोर्ट्स में हम्म, उनको जरूर जाना है, मतलब जाना ही है उनका। तो ये होता है वहां कंपल्सन। पर उनका ये फंडामेंटल होता है। हम लोग का तो हम लोग अपने खुद के इंटरेस्ट से हम स्पोर्ट्स करते हैं, वहां पर कंपलसरी होता है कि आप स्पोर्ट्स करना है करके। तो जी, जी, इसलिए वो आज के डेट में इतने ऊपर है और हम लोग थोड़े से पीछे हैं। और लड़कियों के मामले अगर देखा जाए तो जो लास्ट टू लास्ट ओलंपिक्स में हमारे दो लड़कियों का ही मेडल्स थे। तो हम ये लोग बात तो है। ऐसा नहीं करेंगे, हमारे इतने सारे पार्टिसिपेंट थे बट हमारे मेडल्स दो जो आए थे दोनों के दोनों गर्ल्स ही दिए थे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि अ, हमारे दोनों इंडिया की जो गर्ल्स लड़कियां थे उन्होंने देश का नाम रोशन किया। बट अभी जैसे वेट लिफ्टिंग में भी आप देखेंगे तो वो लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारा मीराबाई चानू उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था। तो मैं यही कहूंगा कि बट मेरा एक मैसेज भी रहेगा कि हमारे पूरे देश के मेरे जितने भी लड़कियां हैं जो भी स्पोर्ट्स करते हैं या नहीं भी करते हैं, मैं उनको सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग चाहे वो आपके फिटनेस के लिए कीजिए। शायद आप अगर जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा आपके लकीली आप शायद कहीं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे अचीव कर लो। तो इसलिए मैं सबको सभी के पेरेंट्स को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स पे उनको ये एटलीस्ट एंटरटेनमेंट के लिए उनको स्पोर्ट्स खेलने के लिए रिक्वेस्ट करें, सिर्फ पढ़ाई पे जोर ना देकर। जी। सर, आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपको और हम आपसे इसी तरह से रूबरू होते रहें, टाइम टू टाइम इंस्पिरेशन के जरूर। लिए हमारे ये इंस्पायर होते रहें जरूर। आपसे। सर, आपका बहुत बहुत जरूर। धन्यवाद। जी, गुड थैंक इवनिंग। यू। मैं सबको साथियों। लास्ट में मैं एक न्यूज मतलब सबको मैसेज देना चाहता हूँ हम्म, कि लाइफ में कभी भी कितना भी आपको लाइफ में स्ट्रगल आए, कितना भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना, कभी भी अपने आप को हार नहीं मानना। क्योंकि लाइफ में अप एंड डाउन चलते रहते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैं सिर्फ आपको ये नहीं कहूंगा कि आप लोग वेट लिफ्टिंग करो, आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स करते रहे, लाइफ जी, में आप कहीं ना कहीं सक्सेस होंगे। और कभी भी शॉर्टकट ना ले, हम्म, क्योंकि जो भी शॉर्टकट लेता है कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो चोट खाता है। तो ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा फंडा है कि कभी भी अपने आप को मैं करके कभी नहीं कहना, हम करके सबको साथ लेके चलना। और जी, अपने जो भी सोसाइटी है आपके लेवल पे
अगर कोई ऐसा बंदा रहता है कि उनको हेल्प करे तो अपने बेस्ट से बेस्ट थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश कीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द यूथ इंडियंस। तो मैं सबको दुआ करूंगा कि आप सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी सक्सेस आए करके। सर हमारे एक फ्रेंड का एक सवाल आया है कि वेट लिफ्टिंग में हाँ जी। राइजिंग स्टार कौन हो सकता है नियर फ्यूचर। आपके जहन में कोई राइजिंग नाम है? स्टार मेरे मेरे ये से मेरे तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारे जो अभी फिलहाल जो चल रहा है तो अभी मीराबाई चानू ही चल रहे हैं। अच्छा। वो मुझे पूरा उम्मीद भी है, हम लोग को पूरा भरोसा भी है कि उनका ओलंपिक्स में भी, जो कमिंग ओलंपिक्स में उनका मेडल भी आएगा। जी जी। उसके साथ साथ जर्मी, जो मेंस कैटेगरी में जो जर्मी है, अरुणाचल के हैं, सॉरी मिजोरम जी के जी। हैं। तो मैं आई एम श्योर कि जेरमी, जो कि मैं 69 में जैसे मैंने तहलका मचाया था, जी वो जी। अपने 67 कैटेगरी में आने वाले दिनों में बहुत बड़ा तहलका मचाएगा करके। ओके सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए खेल थैंक यू। चौपाल से। आपका बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार सर। थैंक यू। नमस्ते।